बस बस अब बहुत हो गया। मैं अब इस कजरी की बच्ची को सबक जरूर सिखाऊंगी। कमरे में आते ही राजश्री बोल पड़ी, मैंने कहा था ना कि अब से तुम हमारे साथ नहीं रहोगी। सुनो कजरी, अभी इसी वक्त ये घर खाली कर दो और यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। कजरी हैरान रह गई राजश्री की बातें सुनकर। लेकिन भाभी क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम मुझे यहाँ से निकाल क्यों रही हो? भाभी मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जहाँ चाहो जाओ, जियो या मरो मेरी बला से। मैं तुम्हारा चेहरा देखना भी नहीं चाहती। राजश्री का दिल पिघलाने के लिए कजरी ने आखिरी हथकंडा अपनाया। उनके पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। अपना सर उनके पैरों पर रखकर बोली, भाभी मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो गई। तुम अपना सामान खुद बाहर निकालो, नहीं तो मैं सुंदर से कहकर बाहर फिकवा दूंगी। राजश्री खिड़की से चोर निगाहों से वीरेन को घबराए हुए देख रही थी। वो ड्राइंग रूम में बेचैनी से चहलकदमी कर रहे थे, चक्कर काट रहे थे और बार बार चेहरे से पसीना पोंछ रहे थे। राजश्री की कड़क आवाज और क्रोध से कजरी डर गई और निराश होकर अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके दिमाग में विचारों का तूफान मचा हुआ था। आज वीरेन ने राजश्री के मन का विश्वास तोड़ दिया था। 30 साल से उसका शादीशुदा जीवन खुशी खुशी चल रहा था। वीरेन जैसा पति पाकर वो खुद को हमेशा खुशकिस्मत समझती थी। वे मस्त मौला और हंसमुख स्वभाव के थे। बात बात पर मजाक उड़ाना उनकी आदत थी। किसी के रोने पर उसे हंसाना उनके लिए बहुत आसान काम था। वीरेन बहुत ही रसिक और दिलदार थे। राजश्री अपनी 2 प्यारी बेटियों की पूरी जिम्मेदारी निभा चुकी थी। विभूति और आर्या दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर उनकी शादी कर दी थी और अब अपनी जिम्मेदारियों से आराम पा चुकी थी। राजश्री और वीरेन एक दूसरे के हम सुखी थे। बड़ी बेटी विभूति की शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन वो मां नहीं बन पाई थी। अब इतने समय के बाद IVF से गर्भवती हुई थी। डॉक्टर ने उसे पूरा आराम करने को कहा था। घर में उसकी देखभाल के लिए कोई महिला सदस्य नहीं थी, इसलिए राजश्री का जाना जरूरी था। लेकिन वो निश्चिंत थी क्योंकि उसे कजरी पर पूरा भरोसा था कि वो घर और वीरेन दोनों को अच्छे से ध्यान में रख सकती है। वीरेन हमेशा से बच्चे जैसे थे। अपने लिए एक कप चाय बनाना भी उनके लिए मुश्किल था। कजरी के रहने की वजह से राजश्री बिना किसी चिंता थोड़े दिन में आराम से ठीक हो गई थी। कुछ दिन के बाद विभूति के घर में प्यारी सी गुड़िया आई। विभूति खुश होकर फूली नहीं समा रही थी। वीरेन भी गुड़िया से मिलने आए थे। वो 2-3 दिन वहीं रुके थे। चिर परिचित अंदाज में बेटी विभूति से बोले, तुम्हारी मम्मी को मेरे लिए टाइम पास का बढ़िया इंतजाम करना चाहिए था। घर में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनकी बात सुनकर सब हंस पड़े थे। राजश्री शर्मा आई थीं। उन्होंने धीरे से कहा, आप भी बच्चों के सामने सोच समझकर बोला कीजिए। वो चुपचाप उठकर रसोई में चली गई थीं। मुंबई से वो 3 महीने तक नहीं लौट पाई थीं। विभूति की बिटिया बहुत कमजोर थी और उसे पीलिया भी हो गया था। वो 10 दिन तक उसी हालत में रही। विभूति के टाँके भी नहीं सूख रहे थे, इसलिए चाहे कितनी भी जल्दी लौटना चाहती थी, नहीं लौट पाई। लौटने का प्लान कई बार बनाया और कई बार कैंसिल भी हो गया। आखिरकार जब उसकी टिकट मिल गई तो उसने वीरेन को सरप्राइज देने के लिए किसी को कुछ नहीं बताया और बेटी विभूति को भी पापा को बताने से मना कर दिया। दोपहर के 1 बजे वो एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर सीधे अपने घर पहुंची। गाड़ी पोर्च में खड़ी देखकर उसका मन घबराया कि आज वीरेन इस वक्त घर पर क्यों है। तो वो चुपके से घर में घुसते ही उसे बेडरूम से कजरी और वीरेन की हंसी सुनाई दी। वो खुद को रोक नहीं पाई और खिड़की से अंदर झांकने लगी। कजरी बेड पर लेटी हुई थी। ये देखकर राजश्री की आंखें शर्म से झुक गईं। कजरी तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, पर वीरेन इतना नीचे गिरेंगे, वो भी इस उम्र में, ये उसने कभी नहीं सोचा था। आज वीरेन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इंसान और जानवर में कोई फर्क ही नहीं है। इतने दिन के बाद घर आई, उसकी सारी खुशियां खत्म हो गई थीं। उसे लग रहा था कि जैसे वो जलते हुए रेगिस्तान में अकेले झुलस रही हो। दूर दूर तक कोई सहारा नहीं था। फिर भी उसने खुद को संभाला और जोर से दरवाजा खटखटाया। जानी पहचानी आवाज थी, वीरेन की। कजरी देखो दोपहर में कौन आ गया। कजरी अपनी साड़ी और बाल ठीक करते हुए दरवाजे तक आई। उसने थोड़ा सा दरवाजा खोला और जब राजश्री को देखा तो ठिठक गई। राजश्री ने जोर से पैर पटकते हुए दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। वीरेन और बिस्तर दोनों ही अस्त व्यस्त थे। वे पत्नी को अचानक सामने देखकर हैरान रह गए। अपने आप को संभालते हुए वीरेन बोले, तुमने आने के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? मैं तो गाड़ी लेकर एयरपोर्ट आ जाता। तुम्हारी रंगीन मस्ती कैसे देख पाती? तुम क्या बातें कर रही हो? मुझे बुखार था, इसलिए कजरी से कहा था कि सर दर्द है। मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। राजश्री आज खुद को कोस रही थी। क्यों कजरी पर उसने इतना विश्वास किया? वो ड्राइंग रूम में आकर चुपचाप बैठ गई थी।
थोड़ी देर में वीरेन उसके लिए खुद चाय बनाकर लाए। उसके पैरों के पास बैठकर धीरे से बोले, प्लीज मुझे माफ कर दो, वो तो मैं बोर हो रहा था इसलिए टाइम पास करने के लिए उससे बातें कर रहा था। वीरेन तुम इस समय मुझे अकेला छोड़ दो। आज मैंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा है सहसा उस पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मुझे एक बात बता दो कि ये सब कब से चल रहा था। राश्री तुम्हारी कसम खाता हूँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो तुम सोच रही हो तो ठीक है, जो बाकी है वो भी करके अपनी इच्छा पूरी कर लो। मेरे यहाँ रहने से परेशानी है तो मैं फिर से चली जाती हूँ। विभूति को इस समय मेरी बहुत जरूरत है। मैं तो तुम्हारे लिए भागी आई हूँ, परंतु तुम तो दूसरी दुनिया बसा चुके हो। मैं बेकार में अपना माथा खाली कर रही हूँ। देखो व्यर्थ का तमाशा मत बनाओ। नहीं, तुम मेरे सामने से अब हट जाओ। घर में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। कजरी की सिसकियों की आवाज और सामान समेटने की आवाज बीच बीच में आ जाती थी। घर उजड़ रहा था। राश्री दुखी थी। उसे कजरी से ज्यादा वीरेन दोषी लग रहे थे। वो मन ही मन सोच रही थी कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को दोष क्यों दे। कुछ भी हो, कजरी को यहाँ से हटाना आवश्यक है। वो उस घड़ी को कोस रही थी जब उसने कजरी को अपने घर पर काम करने के लिए रखा था। लगभग 20 वर्ष पहले मेनका जी ने कजरी को उसके पास काम के लिए भेजा था। उसके काम वाली हमेशा के लिए गांव चली गई थी। 2 बेटियां, पति और बूढ़ी सास के सारे काम करती करती उसकी हालत खराब थी। उसे नई कामवाली की सख्त जरूरत थी। मेनका जी ने कह दिया था कि कजरी नई है इसलिए थोड़ी निगाह रखना। वो अतीत में खो गई थी। कजरी का जीवन तो उसके लिए खुली किताब है। 20 वर्ष की कजरी का रंग दूध की तरह सफेद था। गोल चेहरा उसकी बड़ी बड़ी आंखों में रहता था। अपने में सिकुड़ी समटी हुई, एक बच्चे की उंगली पकड़े हुए तो दूसरे को गोद में उठाए हुए कातर निगाहों से काम की याचना कर रही थी। उसे काम की सख्त जरूरत थी। उसके माथे के जख्म को देखकर राश्री पूछ बैठी थी कि ये चोट कैसे लगी तुम्हारे। कजरी धीरे से बोली थी, मेरे आदमी ने हंसियां फेंककर मार दिया था। वो माथे को छूता हुआ निकल गया था, उसी से घाव हो गया है। ऐसे आदमी के साथ क्यों रहती हो? अब मैं उसे छोड़कर शहर आ गई हूँ तो यहाँ नई हूँ, इसलिए ज्यादा किसी को नहीं जानती। राश्री को कजरी पर दया आ गई थी। तुम्हारे बच्चे कहाँ रहेंगे? वो पूछ बैठी थी। जी, जब तक कोठरी नहीं मिलती वो दोनों बरा में बैठे रहेंगे। अम्मा जी अंदर से बोली थी, इसको रखना बिल्कुल बेकार है, 2 बच्चे हैं, सारे घर में घूमते फिरेंगे। राश्री को रसोई के अंदर पड़े हुए ढेर सारे झूठे बर्तन याद आ रहे थे। उसने कजरी से बर्तन साफ करने को कहा। उसने फुर्ती से अच्छी तरह बर्तन साफ किए, स्टैंड में लगाए स्लैब और गैस साफ करके रसोई में पोछा भी लगा दिया था। उसके काम से वो निहाल हो उठी थी। धीरे धीरे वो उसकी मुरीद होती गई। बच्चे सीधे थे, बरामदे में बैठे रहते थे। मेरे बच्चों की पुराने कपड़े पहनकर खुश होते, टूटे फूटे खिलौनों से खेलते और बचा कुचा खाते। कजरी मेरे घर के सारे काम को मन लगाकर करती थी। मेहमान के आने पर वो घर के कामों के लिए ज्यादा समय देती। भाभी उसका पूरा ध्यान रखती। तीज त्योहार पर वो बच्चों के लिए नए कपड़े बनवा देती थी। कजरी भी राश्री के एहसान तले दबी रहती। राश्री को अपना आत्मीय समझकर वो अपने दिल की बातें कहती थी। 2 छोटे छोटे बच्चों को पालना आसान नहीं था। कजरी ने धीरे धीरे आसपास के कई घरों में काम पकड़ लिया। कहीं झाड़ू तो कहीं बर्तन तो कहीं खाना बनाना वो देखती थी। जैसे चिड़िया अपनी चोंच में दाने भरकर सीधा अपने घोंसले पर रुकती है, वैसे ही वह कहीं से कुछ भी मिलता तो सब इकट्ठा करके बच्चों के लिए ले आती थी। कपड़े मिलते तो उन्हें काट पीट कर बच्चों के नाप की बनाकर पहनाती। उसके काम से राश्री बहुत प्रभावित थी। उसने अपनी पुरानी सिलाई मशीन भी उसे दे दी थी, जिसे पाकर वो बहुत खुश थी। कजरी एक दिन कन्हैया को लेकर आई थी। भाभी, मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ। कजरी उसे हिम्मत बंधाते हुए बोली थी कि आदमी को अच्छी तरह से जांच परख लेना, कहीं पहले वाले की तरह दूसरा भी हाथ न उठाने लगे। कजरी ने खुशी से बताया कि वो मेरे बच्चों को अपनाएगा और वो पहले की तरह ही काम करती रहेगी। वो 10 दिन की छुट्टी लेकर चली गई थी। वीरेन को पता चला तो वो बोले, गई भैंस पानी में, वो तुम्हें गच्चा दे गई, अब दूसरी ढूंढो, इसके भी पर निकल आए हैं। कजरी अपने वादे की पक्की निकली। वो 10 दिन के बाद आ गई थी, परंतु ये क्या, उसका तो रूप ही बदल गया था। अब वो नई नवेली के रूप में थी। लाल बड़ी सी बिंदिया उसके माथे पर सजी हुई थी। होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक, पैर में पायल बिछिया और रंगना से सजे हुए थे। हाथों में भर भर चूड़ियां और चटक लाल चमकीली साड़ी पहने हुई थी। उसके चेहरे पर शर्म की लाली थी। राश्री ने मजाकिया लहजे में उससे पूछा था, क्यों री, क्या मंडप से सीधे उठकर चली आई है? वीरेन तो एकटक उसको निहारते रह गए थे। धीरे से बोले, ये तो छमक छल्लो दिख रही है। वो तो बहुत खुश थी कि चलो इसके जीवन में खुशियों ने दस्तक तो दी, जबकि आसपास की महिलाओं को गॉसिप का एक नया विषय मिल गया था। काश उस दिन मिसेज गुप्ता की बात राश्री मान लेती। उन्होंने उसे सावधान करते हुए कहा था, इससे सावधान रहिएगा, ये अच्छी औरत नहीं है, इसके संबंध कई आदमियों से हैं। रेखा ने नहले पर दहला मारा था, ये बहुत बदमाश औरत है, हम लोगों से
साड़ियाँ सूट मांगकर ले जाती है और अपनी झुग्गी पर जाते ही बेच देती है। राशि तलखी से बोली थी, इन बातों से उसे क्या मतलब है, उसका काम ठीक से करती है, बस इतना ही काफी है। कजरी ने अपने बच्चों के लिए ख्वाब पाल रखे थे, दोनों बच्चों का स्कूल में नाम लिखवा दिया था। कन्हैया से शादी के बाद बच्चों से उसका ध्यान बंटने लगा था। वो बच्चों को स्कूल और ट्यूशन भेजकर ही अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ बैठी थी। दोनों स्कूल जाने का बहाना बनाकर इधर उधर घूमा करते थे। बेटा साहिल पान मसाला खाता, पैसा चुराकर जुआ खेलता, बेटी काजल चौल के लड़कों से नजरें लड़ाती। दोनों बच्चों की वजह से उसके और कन्हैया के बीच अक्सर लड़ाई हो जाती। कन्हैया भी नकली चेहरा उतार कर खूब शराब पीने लगा था। एक दिन वो काजल को लेकर आई थी, बोली ये दिन भर आपके पास रहेगी तो 4 अच्छी बातें सीख लेगी। काजल को देखे हुए से काफी दिन हो गए थे। वो जीन्स कुर्ती पहनकर आई थी, उसके कानों में बड़े बड़े कुंडल थे। वो स्वयं उस खूबसूरत परी को एकटक देखती रह गई थी। वो हाथ में मोबाइल पकड़ी हुई थी और उसका मोबाइल थोड़े थोड़े अंतराल में बजता रहा। वो कमरे से बाहर जाकर देर देर तक बातें करती रही। वो समझ गई थी कि काजल का किसी के साथ चक्कर जरूर है। उसने कजरी को आने वाले खतरे के लिए आगाह कर दिया था। शायद वो भी इन सब बातों से वाकिफ थी। उसने कन्हैया की सहायता से आनन फानन में उसकी सगाई करवा दी। कजरी खुश होकर लड़के वालों के द्वारा दिया गया सोने का हार उसे दिखाने भी आई थी। उसने इशारों में उससे कुछ पैसों की फरियाद भी कर दी थी। वीरेन ने उसे 10,000 देने के लिए हाँ करी थी। अम्मा जी के कान में भनक लग गई थी तो वो नाराज हो उठी थी, क्योंकि उन्हें कजरी फूटी आंख नहीं सुहाती थी, जबकि सबसे ज्यादा काम वो उन्हीं का करती थी। उनको रोज नहला धुलाकर उनके कपड़े धोती थी, उनके बाल बनाती थी, रोज उनके पैरों में मालिश किया करती थी। उनकी नजर से वो बच्चलन औरत थी। काश उस समय वो उनकी बातों पर ध्यान देती तो आज उसे ये दिन न देखना पड़ता। वीरेन और उसके डर से अम्मा जी उसे भगा नहीं पाते थे, वरना वे तो एक दिन न टिकने देती। कुछ ही दिनों में पता चला कि काजल अपने प्रेमी के साथ वो सोने का हार लेकर रफू चक्कर हो गई। कजरी के रोने धोने के कारण कन्हैया ने शादी के लिए जोड़े हुए रुपए लड़के वालों को देकर किसी तरह मामले को निपटाया था, परंतु बिरादरी में वो उसकी बदनामी तो बहुत कर गई थी। साल भर के बाद जब काजल की बेटी हुई तो भागती हुई सबसे पहले कजरी अपनी बेटी के पास पहुंची थी। यहाँ वहाँ भागकर शादी के कपड़े खरीद कर लाई थी और 5 फ्रॉक भी खरीद कर लाई थी। उसकी आवाज और चेहरे से खुशी झलक पड़ रही थी। बोली थी, भाभी हम नानी बन गए हैं, वह है तो मेरी नातिन ही ना। राजश्री मुस्कुराकर उसको देखती रह गई थी। मन ही मन वो बोली थी, कितनी भोली है बेचारी। उसने कजरी को 1000 का नोट पकड़ा दिया था। उसे याद आया था कि जब आर्या का बेटा हुआ था तो वो कितनी खुश हुई थी। वीरेन भी अब ऑफिस से आ गए थे। उन्होंने उसे रुपए देते हुए देख लिया था। वे बोले, ये बहुत चालू है, तुम्हें बेवकूफ बनाकर अपना मतलब सीधा करती है। वो बोल पड़ी थी, रहने भी दीजिए, जरूरत के समय वो हमेशा हाजिर रहती है, ये नहीं देखते आप। ठीक है। इधर कन्हैया दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया था। वो रोज शराब पीने लगा था और पीकर देर रात में आता और हंगामा करता। अक्सर कजरी पर हाथ भी उठाने लगा था। कजरी सुस्त और अनमनी रहने लगी थी। एक दिन वीरेन राजश्री से बोले थे कि तुम्हारी कजरी आजकल बहुत चुप चुप रहती है, शायद किसी परेशानी में है, पूछ लो उससे, यदि पैसों की जरूरत हो तो दे दो। नहीं, पैसे की बात नहीं है। कन्हैया और साहिल दोनों शराब पीने लगे हैं। कन्हैया किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया है। वीरेन ने आश्चर्य से बोला, इतनी सुंदर और सलीकेदार औरत होने के बावजूद वो दूसरी औरत पर मुंह मार रहा है। कजरी इधर काम पर आती थी, उधर कन्हैया की प्रेमिका उसके घर पर आ जाती थी। धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ गई थी। वो उसके घर में ही अपना हक जताने लगी थी। यदि वो कोई शिकायत करती तो कन्हैया कजरी की पिटाई कर देता था। कजरी किसी भी तरह अपने और कन्हैया के रिश्ते को बचाना चाहती थी। जब उसका नशा उतर जाता था तो वो कजरी के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगता था। वो पिघल जाती थी। ये सिलसिला काफी दिनों से चल रहा था। वो अपनी परेशानियों में उलझी हुई थी। इधर साहिल भी आवारा लड़कों के साथ चोरी शराब आदि का शौकीन बन गया था। कजरी के यहाँ वहाँ छिपाए हुए पैसे वो चुपचाप गायब कर लेता था और कन्हैया का नाम लगवाकर घर में महाभारत मचवा देता था। एक बार उसके नए मोबाइल को देखकर उसने पूछा तो बोला, हमारे मालिक ने हमें इसे ठीक करवाने के लिए दिया है। एक दिन साहिल के पर्स में रुपयों की गड्डी देखकर उसका माथा ठनका, परंतु साहिल ने उसे पट्टी पड़ा दी थी। वो भी ममता की मारी बुलावे में आ गई थी। परंतु एक दिन वो चौल की एक लड़की को फुसलाकर ले भागा था। लड़की नाबालिग थी। उसके पिता ने पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने कन्हैया और कजरी को थाने में ले जाकर पिटाई की और 2 दिन के लिए बंद कर दिया था। 4 दिन के अंदर पुलिस ने साहिल को ढूंढ निकाला था। नाबालिग लड़की को भगाने के जुर्म में साहिल को जेल में बंद कर दिया गया। कन्हैया की प्रेमिका सलोनी ने अपनी कोशिशों से कन्हैया को तो छुड़ा लिया था, पुलिस ने कजरी को भी छोड़ दिया था। अब कन्हैया का घर उसके लिए पराया हो चुका था। उसकी सौत सलोनी का हक कन्हैया और उसके घर दोनों पर हो गया था। कजरी लुटी पिटी राजश्री के पास पहुंची थी। उसका रोना बिलखना देखकर उसका दिल पिघल उठा था। वीरेन के लाख मना करने पर भी उसने कजरी को घर पे रख लिया था। वो बहुत खुश थी। राजश्री को कजरी के घर पर रहने से बहुत आराम हो गया था। वो उसे घर व बाजार
बाजार के सारे काम कराती थी। उसको यहाँ रहते हुए लगभग 2 साल हो गए थे। अक्सर वो अपने बच्चों और कन्हैया को याद करके आंसू बहाने लगती थी। ये देखकर राश्री का दिल पिघल उठता था। आज इसी कजरी की वजह से उसके घर का सुख चैन लूट गया था। शाम ढल चुकी थी, कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। उसे लाइट जलाने का भी होश नहीं था। आज उसके जीवन में ही अंधकार छा गया था। वो जब से यहाँ आई है अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं डाली थी। आज वो बहुत व्यथित थी। जीवन से निराश होकर उसका मन फूट फूट कर रोने को हो रहा था। वीरेन की आवाज से वर्तमान में लौट आई थी। वे उसे मोबाइल देकर बोले कि लो, विभूति का 2 बार फोन आ चुका है। कह रही है क्या बात है, माँ का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उनकी तबीयत तो ठीक है, सुबह यहाँ से गई थी तब तो बिल्कुल ठीक थी। उनको फोन दीजिए, वो मुझसे बात करें। गुड़िया बहुत रो रही है। राश्री के हेलो बोलते ही विभूति खचकर बोली थी, क्यों माँ, पापा मिल गए तो मुझे और मेरी गुड़िया सबको भूल गई। कम से कम पहुँचने की खबर तो दे देती। राश्री अपनी बेटी को जानती थी। यथासंभव अपनी आवाज को सामान्य करके बोली थी, ना बेटा, फ्लाइट में फोन बंद कर दिया था और फिर उसे ऑन करना ही भूल गई थी। गुड़िया को घुट्टी पिला दो और उसके पेट में हींग मल दो, पेट दर्द से रो रही होगी। उसने फोन काट दिया था। सामने खड़े वीरेन का मुंह उतरा हुआ था। वो हाथ जोड़कर उससे बेटी को कुछ न बताने और कान पकड़कर माफी मांगने का इशारा कर रहे थे। राश्री कसमकस में थी कि क्या उसका वीरेन का इतना पुराना रिश्ता पल भर में टूट जाएगा। वो सिर पर हाथ रखकर चिंतित मुद्रा में बैठी थी। वीरेन अपने अनगढ़ हाथों से सैंडविच और दूध बनाकर लाए थे। राश्री, तुम मुझे जो चाहो वो सजा दे दो, लेकिन प्लीज ये पहले सैंडविच खा लो। राश्री को याद आया कि वीरेन को तो मधुमेह है और पिछले कई घंटों से उन्होंने कुछ नहीं खाया। वीरेन बोले थे, मुझे 2 दिन से बुखार आ रहा था, पर आज सुबह से मेरे सर में बहुत दर्द भी हो रहा था, इसलिए नाश्ता भी नहीं किया था। अब राश्री ने सिर उठाकर वीरेन पर भरपूर निगाह डाली तो वो काफी कमजोर दिख रहे थे। उनका मासूम चेहरा डरे हुए बच्चे की तरह लग रहा था। सब कुछ भूलकर उसका दिल कसक उठा था। यदि वीरेन को कुछ भी हो गया तो। उसने चुपचाप सैंडविच उठा ली थी। वीरेन ने भी सिर झुकाकर सैंडविच और दूध पी लिया था। रात दिन हंसने और मजाक करने वाले वीरेन को चुप और मासूम देखकर उसे अटपटा सा लगा, परंतु आज वो मन ही मन एक निश्चय कर चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अलमारी से अपना सामान हटाकर दूसरे बेडरूम में ले जा रही थी। वो वीरेन की परछाई से भी इस समय दूर रहना चाह रही थी। वीरेन की उदास और पनीली आंखें चारों तरफ उसका पीछा कर रही थी। आज राश्री दुनिया में बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, जहाँ ऐसा कोई नहीं था जिसे वो अपने दर्द को कहकर अपना मन हल्का कर सके। उसे घुटन महसूस हो रही थी। उसको अपनी दुनिया सूनी और वीरान लग रही थी। पीछे से वीरेन की धीमी सी आवाज उसके कानों पर पड़ी, डियर, तुम्हारे बिना मेरा टाइम पास कैसे होगा। आज उसके बढ़ते कदम नहीं रुके थे। ये वीरेन को अनदेखा करके दूसरे बेडरूम की ओर चल पड़ी थी और साथ ही साथ कजरी को अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए भगा भी दी थी। दोस्तों, छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।